नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए भाई, आज हम देखेंगे है ना। आज हमारा चौथा वीडियो है और हम कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा वाला चैप्टर का आज जो भी MCQ है उसको देख लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम उन सारे को खत्म कर देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सफलता की जब हम बात करें तो क्या है कि सफलता मेहनत की दीवानी होती है और वो किसी की शकल देखकर कदम नहीं चूमती। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, है ना, आपकी रूपरेखा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप मेहनत करिए। जो भी सफलता है वो आपके मेहनत पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पे जितने भी सवाल बनेंगे उन सारे सवालों को देखना है। तो अब हम पहला सवाल चालू करें मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या है, देखिए बोल रखा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होती है। अब आप देखिएगा, अगर कोई पिंड है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरेगा तो उसकी ऊर्जा कैसे होगी, हमसे ये पूछ रखा है। तो देखो ना भाई मेरे, ऊर्जा के बारे में बात किया है और वो भी कैसा कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई ऊर्जा के बारे में बात किया है। तो मुक्त रूप से जब भी कोई चीज गिरेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, हमेशा नियत होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना। कोई भी वस्तु गिरेगी या फिर ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो हर बिंदु पर ऊर्जा नियत होती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर है ना सी वाला हो जाएगा कि ऊर्जा अचर रहती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी वाला। अब आइए, अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्या बोला है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, यानी महासागरों में जो तापीय ऊर्जा होती है उसका कारण क्या है, ये पूछ रखा है। तो अब आप देखिएगा, ऑप्शन पढ़िए। तो क्या बोला है, महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा। फिर बोला है महासागरों में विभिन्न, है ना, स्तरों पर ताप में अंतर। और सी वाला है कि महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर। और चौथा दिया है कि महासागर में उत्पन्न ज्वार। अब आप देखिएगा, जो तापीय ऊर्जा है, क्या लिखा है, महासागरीय ताप। तो ताप का मतलब टेम्परेचर से होगा और टेम्परेचर से होगा मतलब टेम्परेचर में अंतर होगा। तो जो विभिन्न स्तर है ना, उनके ताप में अंतर के कारण ही क्या होगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपका सौर कुकर या सोलर कुकर बोलते हैं इसको, है ना। तो सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रखा है ये कुल मिला के। तो अब आप देखिएगा, सोलर कुकर या सौर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा कौन सा भाग होगा, उसको देख लेते हैं। तो आप देखो, ग्रीन हाउस में क्या होता है ना, कि आपका एक बनाया जाएगा, चारों ओर से शील्ड होगा, चारों ओर से आपकी क्या होगी, कांच की दीवारें होंगी और अंदर खेती बाड़ी होगा। इस तरह का प्लांट होता है। तो अब आप देखो, है ना, सोलर कुकर देखे होंगे तो क्या होता है कि एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स में क्या करते हैं कि बॉक्स को चारों ओर से ना एक सील्डेड बना देते हैं। आपका थर्माकोल का होगा, अंदर के भाग में काला होगा, ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे आपका शीशे का कि कोई हीट आए पर जाए ना। उसके बाद एक दर्पण लगा देते हैं आपका कि जो भी सन आ रहा है, वो कहाँ गया भाई, जो सनलाइट आ रही है वो दर्पण से टकरा के आपका एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, जैसे कि आपका भोजन वोजन जो बनना है वो आराम से बन जाए। तो इस तरह की व्यवस्था होती है ना, सोलर कुकर में। तो अब आप देखो, यहाँ से सनलाइट आएगा, यहाँ पॉट रखा होगा और वो गर्म हो जाएगा। तो क्या बोल रखा है कि कौन सा भाग सोलर कुकर यानी कि में, है ना, पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो आप देखो, ग्रीन हाउस में क्या होता है, हीट अंदर आएगा मगर बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर जाने से कौन रोकता है, ये जो ढक्कन होगा इसके ऊपर लगा होता है कांच का। तो ढक्कन ना होगा तो ढक्कन का मतलब कांच की सीट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अगला क्या है कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा होती है। अब आप देखिए, पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आप देखो, पवन का मतलब क्या है, आप अगर करण अर्जुन मूवी देखे होंगे कुछ मूवियों में, या फिर आप राजस्थान का वो सीन याद रखिए। तो उसमें क्या होता है आपका, है ना,
एक बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, टावर के जैसा बना होता है। तो अब उसके बारे में बात किया है कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा कैसी होती है। तो पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो किस पे निर्भर करेगी, पवन का वेग, हवा है ना, तेज चलेगा तो जो पंखियां है वो तेज घूमेंगी और जो एनर्जी का उत्पादन होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या बोला है कि वर्षा ऋतु में अधिक होती है, और क्योंकि नम वायु होने पर पंखुड़ियों में वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला है मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये तो करता है, समझ लेना। मीनार जितना ज्यादा ऊंचा होगा हवा उतना अच्छा लगेगा, ये बात तो ठीक है, मगर ये बात सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हवा क्या मिल रहा है। तो हवा के लिए ही तो मीनार की ऊंचाई बनाई जाती है। अब वो मीनार कितना ऊंचा है ये किसके लिए किया जाएगा, हवा के लिए। तो क्या होगा, पवन के वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी वाला हो जाएगा, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए तो क्या बोला है पांचवा है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है, क्योंकि देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रखा है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि पानी को डैम के हिसाब से रोका जाता है, और डैम के हिसाब से रोक के पानी को गिराया जाएगा, नीचे एक टरबाइन लगी होगी, और ये जो टरबाइन है ना, यहाँ पे पंखुड़ियां लगी होंगी। अब ये पंखुड़ियां घूमेंगी तो क्या होगा आपका, इससे एक जनरेटर कनेक्ट होगा और वहां से क्या होगा आपका विद्युत जनरेट होता है। तो बोल रखा है अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है, क्यों क्यों भैया गिराया जाएगा, देखिए ना आप, रोका गया है पानी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा अधिक ऊंचाई से गिराया जाएगा तो ज्यादा होगी, क्योंकि U बराबर क्या होता है mgh, ऊंचाई जितना ज्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि पानी को अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है। अब कारण देखिए क्या क्या दिया है ना, ऑप्शन के हिसाब से हमें जवाब देना होता है। तो देखिए क्या बोला है कि इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, नहीं ताप से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी वाला क्या बोलता है, बी वाला ये बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए H बढ़ेगा तो U बढ़ जाएगा, और हमें अधिक स्थितिज ऊर्जा चाहिए, इस वजह से हम पानी को ज्यादा ऊंचाई से गिराते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ जरा आप, ये तो हो गया। अब अगला क्या है ना, आगे का ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल की विद्युत की मात्रा बढ़ती है, नहीं बढ़ती, इसका कारण नहीं दिया है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है जल के अधिक अणु आयनों में, है ना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब बोला है छठा, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। समझ लेना, पवन शक्ति के संबंध में असत्य कथन छांटना है। अब गलत क्या है इसको देखना है, तो पढ़िए, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा, है ना, की जाती है। अपेक्षा यानी अगर आपका खुला स्थान है तो वहां पे बोल रखा है कि न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, एक बात तो ये हो गया। दूसरा बोला है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है। ठीक है, तो आप देखो इसको असत्य या सत्य बोलना था, ये कुछ गड़बड़ बोल गया है। ठीक है, हमें पवन की स्थितिज ऊर्जा नहीं गतिज ऊर्जा चाहिए, तो ये ऑप्शन बी वाला गलत है। सुन रहे ना आप, देखिए क्या बोला है कि जो आपका है ना विंड एनर्जी होता है, पवन शक्ति होता है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, और उस गलत कथन को छांटना है। तो ऑप्शन बी जरा ध्यान से पढ़िए क्या बोल रखा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवन की स्थितिज ऊर्जा, है ना, पवन शक्ति का स्रोत होती है। भैया मोरे स्थितिज ऊर्जा नहीं गतिज ऊर्जा, जितना स्पीड से हवा चलेगा वही उस पंखड़ी को डुलाएगा और पंखड़ी हमारी घूमेगी और फिर वो नाचेगा, जो रोटर लगा होगा, फिर जनरेटर चलेगा, विद्युत जनरेट होगी। तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी गलत है, मतलब बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगर आप सी को पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा कि पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की के घूर्णन उत्पन्न करती है, सही बात है, इस प्रकार घूर्णन का उपयोग किया जाता है, तो ये तो सही है। डी वाला बोला है पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाता है। हाँ वही सही है कि पंखुड़ियां घूमती हैं, पंखुड़ियों से लगा एक सॉफ्ट होता है, गियर बॉक्सिंग होती है, अब वो सॉफ्ट से लगा एक जनरेटर होता है या फिर टरबाइन होता है। तो जब
वो आपका पंखुड़ियां घूमती हैं तो टरबाइन या जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो विद्युत जनरेट हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका छठे वाले का बी वाला। अब देखिए सातवां क्या क्या बोला है, बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, हमें ये देखना है। तो अब आप देखो कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ए वाला सही बात है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। आप समझ रहे हो ना, कार्य क्या होता है न्यूटन मीटर, और कार्य को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। एफएस होता है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इनको ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, उसके बाद है किलोवाट। आप देखो तो किलोवाट ऊर्जा का नहीं है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये किलोवाट शक्ति का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोवाट शक्ति का हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो आपका यूनिट होता है ना, कितना यूनिट आप लाइट बिल खर्च किए हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो ए वाला है यानी जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट घंटा है, लेकिन क्या है आपका किलोवाट नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए अगला सवाल देखिए, तो क्या बोला है, बांध के संग्रहित जल में क्या होती है, ये पूछ रखा है। अगर कोई बांध बना दिए हैं तो यहाँ पे जो पानी स्टोर है इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, इसको ध्यान रखेंगे। गतिज ऊर्जा नहीं होती है, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। और उसी का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं। जो बिजली हमारे घरों में आती है तो वहां से कुछ मात्रा हम उस माध्यम से जनरेट करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला, ठीक है। अब आइए तो अब अगला क्या है आपका नौवां, क्या पूछ रखा है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, यानी त्वरण से चली है और आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर ली है। तो फिर पूछ रखा है इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आप देखो अगर कार जब तक चली नहीं है तब तक स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और जब कार चल लेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट के शून्य हो जाती है, समझ रहे हैं ना। कार अगर 10 की स्पीड से चल रही तो स्थितिज ऊर्जा 0 है, कार 20 से जाए तब भी 0 है, कार 100 से जाए तब भी 0 है। तो मेरे भैया कार 4 गुने से चल रही है तो प्रभु कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। क्या बोला है, बाकी सब गलत है। आरंभिक की 2 गुनी नहीं, आरंभिक की 4 गुनी नहीं, है ना, 16 गुनी नहीं, क्योंकि सारे केस में क्या होगा, वो शून्य ही होगा, और शून्य हमेशा रहेगा। अगर चल गई है तो शून्य हो जाएगा, इनको ध्यान रखिएगा। आइए तो 10वां देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यू आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपके जो भी मित्र हैं उन्हें भी आप बता दीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी लेना है अपने को, है ना, साइंस सीखना है, साइंस का वेटेज है रेलवे में, इसको ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे महोदय, समझ रहे ना। तो 20 क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, 19 नहीं पूरे के पूरे 20, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अभी हम क्या करवा रहे हैं, वह एमसीक्यू करवा रहे हैं, उसके बाद क्या करवाएंगे हम, फिर ना सब्जेक्टिव आ जाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे, यानी 3 राउंड में करेंगे इसको। तो पहला राउंड हमारा चल रहा है, दूसरा राउंड क्या होगा कि दूसरा राउंड में एमसीक्यू की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, और जो तीसरा राउंड है उसमें क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। तो आइए मेरे भाई 10वां देख लेते हैं। बोला क्या है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर आप किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं तो बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा, क्या वो विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा क्या। तो आप देखो W बराबर क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है ना। तो अभी आप थीटा को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लिख ही दो एफ एस कॉस थीटा। तो अब आप देखो बल पे निर्भर करेगा, विस्थापन पे करेगा, उसके बाद एंगल पे करेगा, विस्थापन किस दिशा में है उस पे करेगा। तो देखिए ना क्या बोला है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो मेरे भाई विस्थापन बोला है तो विस्थापन पे करेगा, लगाया गया बल, बल पे भी करेगा, विस्थापन पर भी करेगा, उनके बीच के कोण पर भी करेगा। तो किस पर नहीं करेगा, आरंभिक वेग पर। पिंड के वेग क्या है कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डी वाला हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है और h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसमें होगी,
देखिए h ऊंचाई से गिर रहा है और h/2 ऊंचाई पर आ गया है, तो पूछ रखा है कि h/2 ऊंचाई पे जब आ जाए ना तो उसमें क्या होगा ये पूछा है। तो अब आप देखो क्या होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, केवल गतिज ऊर्जा होगी क्या, कि आधी स्थितिज और आधी गतिज होगी, या फिर गतिज ऊर्जा अधिक होगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी। आप ध्यान रखें, जब h ऊंचाई पर कोई भी वस्तु होगी यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा और गतिज ऊर्जा मिनिमम होगा। समझ रहे ना, शून्य होगा अगर इसको रोके हैं। तो जब इसको गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। समझ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी क्योंकि वो रुकी हुई थी। अब जब रुकी हुई थी मेरे भाई कन्वर्ट होगी, तो जब आधे पे आएंगे तो स्थितिज और गतिज क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आधी ऊंचाई पर दोनों बराबर हो जाएगी, मतलब आधी आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए क्या है, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी तो नहीं भाई, केवल गतिज होगी तो नहीं भाई, आधी स्थितिज और आधी गतिज होगी, हाँ भाई यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलो मेरे भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है। आप देखो काम ऋणात्मक होना है तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, उल्टी दिशा में विस्थापन हो जाए। आप बल लगाएं पूरब में तो वस्तु पहुंच जाए पश्चिम में, यानी आप गए थे ढकेलने, खुद ही ढकेला जाए। समझ रहे ना, तो खुद ही ढकेलाने के लिए क्या करना होगा, 180 का एंगल बनाना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, अगर 0 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य अधिकतम होगा। अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा तो जो कार्य होगा वो 1/कड़ी में दोगुना हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल पे जाएगा, यानी आपने बल लगाया इधर और वस्तु चल गई इधर, या आपने बल लगाया इधर वस्तु चल गई इधर, 90 का एंगल बनेगा तो कार्य शून्य होगा। समझ रहे ना, तो जो कूली वाले हो गए, जो बोझा ढोते हैं गांव में, सर पे रख के कोई सामान ढोया जाता है, तो उस केस में कार्य 0 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे साइंस के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला। आप जिधर बल लगाएंगे उसके विपरीत वस्तु चली जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। अब आइए 13 नंबर देखिए, तो क्या बोला है, बोला है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान है और दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है। जब वे भूतल से 10 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो इनमें क्या समान होता है, ऐसा पूछा है। आप देखो एक बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल पे कोई वस्तु गिराई जाए, वो अगर समान ऊंचाई से गिराई जाती है, अगर एक 1 किलो का है, एक 1 कुंटल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों अगर मुक्त रूप से गिराए जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से फेंका नहीं जा रहा है, तो एक समान वेग से एक साथ पृथ्वी तल पे पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप एक पेन गिराएं और आप एक गोला गिरा दें, एक ही ऊंचाई से गिराएं, एक साथ गिराएं, तो दोनों एक साथ, है ना, धरातल पर पहुंचेंगे एक ही वेग से। तो इस केस में क्या होगा, पृथ्वी उन्हें मुक्त रूप से अपनी ओर खींचेगी, और जब मुक्त रूप से खींचेगी तो उसका त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या नहीं बदलेगा, तो मेरे भाई त्वरण नहीं बदलेगा, संवेग द्रव्यमान के आधार पे बदल जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, m होता है, गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, इनको ध्यान रखेंगे, लेकिन संवेग ये आपका त्वरण नहीं बदलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा। अब आप देखो, कोई बच्ची है छोटी सी, है ना, तो वो कुछ कर रही है। देखिए क्या बोला है कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। मेरे भाई याद रखेंगे, लड़की ने बस्ता किधर उठाया, पीठ पर, मतलब ऊपर की ओर, और चल कहां दी, सड़क पर। एंगल कितने का, तो 90 का। तो मेरे भैया W बराबर होता है F S
कॉस थीटा। और cos 90 का वैल्यू 0 होगा और 0 का किसी में मल्टीप्लाई होगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लड़की के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो शून्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी लड़की या कोई भी हो गया, अगर वो ऊपर की ओर बोझ उठाए, चाहे पीठ पे रखे चाहे सिर पे रखे, और सड़क पे चल दे वो, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो कार्य होगा ना वो शून्य हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखिए। तो अगला है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। आपने हथौड़ा ऊपर उठा लिया है, तो उस हथौड़े के पास क्या होगा ये पूछ रखा है मेरे भाई। जब कभी हथौड़ा तान दिया जाए, लाठी आप देखते हैं ना, कभी मार वार करते किसी को देखे हैं, तो चाहे कोई डंडे में देख लो, पुलिस वाले डंडे पहले खींचते हैं, ऐसे तान लेते हैं। तो जब कोई चीज तानी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, न कि मांसपेशियों की ऊर्जा हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। अगला है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती है। यानी अगर आप साइकिल से है ना सवारी कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा निकलेगी वो किस रूप में नहीं होगी, आपको उसको देखना है। तो देखिए किस रूप में नहीं होगी, ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन बोला है गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ऑप्शन बोला है कि रासायनिक ऊर्जा नहीं होगी, ऑप्शन बोला है ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगी, ऑप्शन बोला है यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगी। आइए देखते हैं भाई, साइकिल चलाते हैं आज हम, है ना। देखिए जब साइकिल चलाएंगे तो साइकिल विराम से कहाँ जाएगी, गति में। आप पहला पौडिल मारेंगे, पैडिल पौडिल जो भी आप बोलते हैं, तो साइकिल चलेगी। तो जब आप साइकिल चलाना चालू नहीं किए थे तो साइकिल विराम में थी, और जब विराम में थी तो क्या था कि वहां पे आपके है ना स्थितिज ऊर्जा थी, तो पहला स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक बात है। उसके बाद जब आप साइकिल चलाना चालू कर दिए तो स्थितिज किसमें बदल जाएगी, गतिज में, तो गतिज भी होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब चलाएंगे तो आपको थोड़ा हीट फील होगा, या फिर जो है ना उसके मूविंग पार्ट हैं, धुर्रे उर्रे हैं, वहां पे घर्षण के कारण ऊष्मा जनरेट होगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, ये भी होगी। उसके बाद आप देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक का मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आप काम दे रहे हैं, चैन पे पॉडल पे बल लगा रहे हैं, तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या नहीं होगा, तो आपका रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। यानी साइकिल की सवारी करते समय रासायनिक ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाई आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब किसी संकुचित है ना स्लिकिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब आप देखो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करेंगे। कोई चीज को खींच के छोड़ रहे हैं, आप धनुष देखे हैं, तीर धनुष, तो तीर को खींचा जाता है या फिर गुलेल को खींचा जाता है, तो खींचे हैं तो जो पूरी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। अब आप छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी मेरे भाई, सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा में होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, डी वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा में। अगला है आपका, देखिए सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस साल रेलवे की बहुत सारी भर्तियां हैं, है ना। आपका देखिएगा एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी को दोनों लेवल आ गए हैं आपके, वो ग्रेजुएशन वाले हैं और इंटर वाले हैं। उसके बाद आपका वो टेक्नीशियन का भरा गया था, फिर जेई का भरा गया था, फिर एएलपी का था, फिर देखिएगा आरपीएफ का था, फिर आगे ग्रुप डी आएगा। पूरे रेलवे में आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये जरूर पूछेगा, इसको ध्यान रखेंगे। आप देखिए ना टेक्नीशियन का है, एएलपी का है, तो वो सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप चैनल पे जरूर बने रहें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आइए देखिए, तो 18वां क्या बोला है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अब आप देखो भैया, कहीं से चले हैं आप और एक चक्कर मारेंगे और जहां से चले वहीं आ गए, है ना। आप मान लीजिए यहां से चले थे, यहां से, और आप इस बिंदु से चले और ऐसे चक्कर मार के फिर वापस आ गए, तो आपका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और जब विस्थापन जीरो होगा तो ऐसी दशा में किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। तो मैं डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला है 19 वाला, क्या बोला है कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है।
तो n का मान क्या होगा। अब आप देखो वेग दोगुना हुआ है और गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv²। तो आप देखो वेग जब दोगुना हो जाएगा तो ये सब तो फिक्स रहेगा, आपका v² हो जाएगा, यानी v² का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। तो वेग दोगुना हो गया है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए मेरे भाई अगला देख लेते हैं। अगला बोलता है कि किसी वस्तु है ना के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब आप देखो कोई चीज ऊपर से गिरा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप देखो ना अगर कोई चीज गिराएंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होगी जब आप पकड़े रहेंगे गिराना चालू करेंगे तो, लेकिन जब धीरे धीरे वो नीचे जाएगा तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी और आपका स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटेगा, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे तो क्या होगा अब आपको यही देखना है। तो क्या बोला है कि पहला ऑप्शन पढ़िएगा, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भैया गलत बात है, काहे नहीं होगा जी, तो ये गलत हो गया। फिर बोला है इसकी गतिज है ना इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज घट जाती है। नहीं भैया गलत बोल दिए हो, उल्टा बोल दिया है, स्थितिज घटेगा और गतिज धीरे धीरे बढ़ेगा, इसको ऐसा बोलना था। अगला पढ़िएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम नहीं होगा, कन्वर्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा क्या बोला है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला देखिए, तो देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं, एक भी सवाल हम अपनी ओर से नहीं करवा रहे हैं, है ना। जो प्रैक्टिस सेट लोग करवाते हैं वो उनका खुद का सवाल होता है और वो सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं। आपसे जब भी सवाल पूछेगा तो प्रीवियस ईयर का ही पूछेगा, इसको ध्यान रखें। हाँ ये बात है, वो किसी भी एग्जाम का होगा लेकिन प्रीवियस ईयर का ही होगा, तो आप फोकस करिएगा प्रीवियस ईयर पे। 80% सवाल हूबहू प्रीवियस ईयर के आते हैं। लोग 20% के चक्कर में पूरा समय बर्बाद करते हैं और आखिरी में रिजल्ट नहीं के रूप में होता है, तो आप ये गलती मत करिएगा। आइए अगला देखते हैं। बोला है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है। इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो जो इकाई होगा ना ऊर्जा का, उसको किस में लेते हैं, तो हार्स पावर सुना होगा कि 2 हार्स पावर का 2 एचपी का इंजन है, 2 एचपी का मोटर है, ऐसा आप सुने होंगे, है ना। 10 एचपी का है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई हार्स पावर। एक हार्स पावर कितना होता है तो 746 वाट, इसको ध्यान रखेंगे। 746 वाट कितने के बराबर होता है, तो 1 हार्स पावर हो जाएगा। एचपी बोलते हैं, अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो उद्योगों में हार्स पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हार्स पावर में शक्ति को नापेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला देखिए 22 क्या बोला है। 22 बोला है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। तो यांत्रिक का मतलब गतिज प्लस स्थितिज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, फिर बोला है 23 नंबर, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। काम करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, है ना। पावर कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना पावर है, यानी तुम कितना काम कर सकते हो। एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, आपका पावर बोलते हैं। P बराबर W/T हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, क्षमता अथवा शक्ति बोलते हैं मेरे भैया, इतना ध्यान रखिएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, वापस सुने, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, समझ रहे ना आप। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं और कार्य करने की क्षमता को ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला शक्ति हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। अगर उसकी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा है तो क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इतना ही तो बोलते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे धनुष खींच लिया है, लाठी उठा लिया, हथौड़ा तान दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति है तभी है, नहीं होता तो फिर वो ऊर्जा उसके पास नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 25 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की दर, कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, है ना। P बराबर W/T बोलते हैं। आप देखिए शक्ति P बराबर
W/T बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए, संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। ऊर्जा ऊर्जा ही होता है। बल क्या होगा, बल आप देखिएगा किसी वस्तु में जो भी परिवर्तन लाने के लिए अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बल। यानी किसी वस्तु में परिवर्तन देखना है तो जो भी आप बल लगाएंगे वो बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए वाला। ठीक है, न्यूटन के सेकंड नियम से आपका बल का परिभाषा मिलेगा कि कोई वस्तु पे जितना हम परिवर्तन देखना चाहते हैं उसी के अनुरूप बल लगाना पड़ेगा। तो बल का व्यंजक दूसरे से मिलेगा, बल की परिभाषा पहले से। अगर कोई विराम में है, विराम में रहना चाहेगी, और गति में है तो गति में रहना चाहेगी। आइए 26 नंबर देखिए तो क्या बोला है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम ही यही तो कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ जरा, अगला क्या है आपका, बोला है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो जो भी गतिशील वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी मेरे भाई, गतिज ऊर्जा क्या होता है, के बराबर होता है 1/2 mv² होता है ना। आप देखो उसके द्रव्यमान पर उसके वेग पर, दो चीजों पे निर्भर करता है। तो उसका द्रव्यमान और उसका वेग ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर कोई चीज तान दे तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा होगा। कोई भी चीज तान दें, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी चीज रोक दें एक मोमेंट पे ले जाके फिर छोड़ दें तो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला देखिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दे। आप सपोर्ट करेंगे तभी ना हम कुछ कर पाएंगे भाई। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आइए देखिए 29 नंबर क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो आप देखो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1/2 mv² होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तीसरा क्या बोलता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखो ना, कार्य का मात्रक जूल होता है तो शक्ति का मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक वाट ए हो गया। वोल्ट किसका हो जाएगा, तो विभव या विभवांतर का। ओम किसका हो जाएगा, तो प्रतिरोध का हो जाएगा। अगला देखिए तो 31 नंबर क्या बोलता है, 31 नंबर ये बोलता है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं होता है या काम नहीं किया जा सकता। अब आपको ये बताना है कि काम किसमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए पढ़िए तो क्या बोला है कि अश्विन बस में चढ़ रहा है तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बस में चढ़ रहे हैं, काम होगा नहीं होगा आपको ये देखना है। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो काम होगा कि नहीं होगा। अश्विन दौड़ रहा है तो काम होगा कि नहीं होगा। और अश्विन चल रहा है तो काम होगा कि नहीं होगा। आप देखो ना जी, अगर आप चलेंगे तो कुछ तो विस्थापन होगा और जब विस्थापन होगा तो कार्य होगा, यानी यहाँ कार्य होगा। आप दौड़ेंगे तो कुछ तो विस्थापन होगा, यहाँ कार्य होगा। कार्य के लिए हमें बल और विस्थापन चाहिए, समझ गए ना। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो महोदय आप कोई विस्थापन नहीं कर रहे हैं, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, चलिए आइए 32 क्या कहता है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई से स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। यानी अगर कोई स्प्रिंग दबा हुआ है तो उसकी जो लंबाई होगी उससे ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचन होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाएगी। तो जब कभी, है ना, कोई चीज संकुचित कर दे, दबा दे, किसी पोजीशन पे ला के रोक दे तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी स्प्रिंग कहने का मतलब ऐसे ऐसे था और आप इसको दबा दिए हैं, एकदम ऐसे सघन बना दिए हैं। तो देखो ना, अब ये धक्का मारने का केस में होगा तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, आओ जरा अगला देखते हैं। अगला है आपका, जब कोई वस्तु
बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होती है। अब आप देखो बल की दिशा में जा रहे हैं, 1 न्यूटन बल से जा रहे हैं और 1 मीटर जाएंगे तो मेरे भैया किया गया कार्य क्या होगा। आप देखो बल है ना, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब नहीं है एफ एस हो जाएगा। अब एफ का मतलब एक, एस का मतलब एक, तो क्या होगा 1 जूल ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। फिर बोला है 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट होता है, थोड़ी देर पहले देखे हैं। किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, अगर आप चैनल पे नए हैं तो महोदय आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जो मित्र हैं ना उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और ये वेल वाला जो आइकन है घंटी वाला बटन, इसको दबा दीजिएगा कि जो आपको वीडियो मिले ना, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक मेरे भैया, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं आए ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ तो करो ना यार। आप लोग देखो, वैसे तो देखते कम ही लोग हैं, है ना, 30-32 लोग देख लेते हैं, लेकिन डिसलाइक एक को नहीं करते हैं। कर दो, क्या करना है यार, डिसलाइक कर दो। नहीं डिसलाइक करना तो लाइक कर दो ना यार, कौन सा वहां पे कोई चार्ज लग रहा है या कोई एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आप देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास टाइम कितने लगते हैं, 0.01 सेकेंड। लाइक करने में भी कितने टाइम लगेंगे, 0.01 सेकेंड। तो आप कर सकते हैं ना भाई, कर दीजिए, आपसे निवेदन है। ठीक है, आइए तो देखते हैं आगे। अगला है 35 नंबर, क्या बोलता है कि है ना, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा k है। अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से वो स्थानांतरित हो रही है तो गतिज ऊर्जा k होगा। तो बोला अगर इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि वेग को दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुना। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोग देखे हैं, 4 गुना हो जाएगा। वेग हो गया 2, तो आप देखो एम भी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर का मतलब 2 गुना के 4 गुना हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आओ भैया अगला देखिए तो, अगला है शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। भैया शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं ना, वाट कहते हैं, किलो वाट कहते हैं, हार्स पावर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे ना, बोलते हैं तेरा वाट लगा देंगे, तो वाट क्या हो जाएगा, मतलब तेरा शक्ति लगा देंगे। ठीक है, आ जाओ भैया। 37 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, आपको ये देखना है। तो अब आप देखो ना, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होगा। तो अगर हम बात कर लें किसका होगा, तो ऊर्जा की इकाई शक्ति हो गया, घनत्व हो गया, बल होगा, कार्य हो गया। तो कार्य को ही तो शक्ति बोलते हैं मेरे भाई। कार्य का इकाई भी क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का इकाई भी क्या होगा, जूल। तो बोला है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला, कार्य हो जाएगा। घनत्व का कोई मतलब नहीं है ना, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, बल होता है न्यूटन मीटर, ये न्यूटन हो जाएगा, और शक्ति हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा। अगला है, बोल रखा है कि 5 किलो भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान क्या होगा। अब आप देखो, उठा रहे हैं हम, कितना उठा रहे हैं, तो 4 मीटर की ऊंचाई तक, याद रखेंगे ऊपर की दिशा में उठा रहे हैं हम। तो पूछ रखा है कि है ना, कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होता है भाई मेरे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अब आप देखो 5 किलोग्राम भार की वस्तु है, तो कार्य कितना होगा आपको ये देखना है, तो निकाल दीजिएगा। अब बल कितना लगाए हैं भैया, तो 5 किलोग्राम भार, ये बल हो गया। कितना ऊंचाई तक गया है, तो 4 मीटर तक गया है, और कितने से गया है ना, चूंकि गुरुत्वाकर्षण होगा तो जी का गुणा होगा, लेकिन ये किस में होगा, तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, और ये हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो माइनस का 200 जूल हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। वस्तु पे बल लगाए हैं, ऊंचाई तक उठाए हैं, तो बोला है कितना कार्य होगा, तो -200 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। देखिए थोड़ा आंधी वांधी बहुत तेज चल रही है, तो हवा खटर पटर कर रहा है ना, टूटा फूटा टीना है, अब वो थोड़ा आतंक मचाए हुए है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्या करेंगे, अब तकलीफ तो है ही है।
आंधी वांधी बहुत तेज की है। देखिए अब 39 नंबर का सवाल क्या बोलता है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, देखिए किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन क्या होना चाहिए? अगर विस्थापन ही ना हो तो कार्य शून्य होगा, समझ रहे ना आप? यानी आपने बल लगाया, विस्थापन कुछ नहीं हुआ, कार्य शून्य हो जाएगा। अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा तो कार्य धनात्मक होगा, और अगर विस्थापन उदासीन हो जाएगा तो हम नहीं बता सकते कार्य होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, तभी जाके कार्य क्या होगा, आपका शून्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो जब हम s को जीरो करेंगे तभी ना वैल्यू जीरो होगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। अगला है किसी जल विद्युत गृह में, यानी जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी बात कर रहा है मैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है, यानी किस ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसा बोल रखा है। तो आप देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है कि एक डैम बनाएंगे और इस डैम से हम पानी एकत्रित करेंगे। अब ये पानी गिराएंगे तो पानी की स्थितिज ऊर्जा को हम कन्वर्ट करेंगे गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में तो टरबाइन होगा, टरबाइन की पंखियों पे गिरेगा तो ये पंखुड़ियां घूमेंगी। तो अब देखिए स्थितिज बदल गया, गतिज में पंखुड़ियां गति दे रही हैं, पंखुड़ियां नाचेंगी तो पीछे एक जनरेटर मोटर आप जो भी कह लें टरबाइन लगा होगा और वो भी घूम जाएगा जनरेटर। तो जनरेटर घूमेगा तो किसके कारण घूम रहा है, गति मिल रहा है ना जनरेटर को। तो अब जनरेटर घूमेगा तो विद्युत जनरेट होगा। तो यही पूछा है कि किसके कारण होगा, यानी कौन सी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो पहले देखिए आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज बदलेगी गतिज ऊर्जा में और गतिज बदल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए सीधे स्थितिज ऊर्जा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पहले गतिज में बदली है और गतिज जाके कहाँ बदला है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदला है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए तो 41 नंबर क्या कहता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी शक्ति का फार्मूला क्या होता है। एएलपी में पूछा था 2018 वाले में, अब उसके बाद फिर अभी आया है 2024 है ना 24 में। तो देखिए शक्ति क्या होता है, कार्य बट्टा समय P बराबर W/T होता है। तो पूछ रखा है भैया कि शक्ति P बराबर W/T, तो क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अब आओ मेरे भैया, फिर बोला है कि स्थितियां आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहते हैं। देखिए अगर स्थिति हो जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो हमेशा और हमेशा याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा ही संचित होगी। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी वाला हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इनको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भैया आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इमारतें की गेंदों की ऊंचा है ना गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की दो इस्पात है, हम इमारत पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड सॉरी। तो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक बात है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गिर रही है, अब आपको ये बताना है कि कौन सी तेज गिर रही है। गतिज ऊर्जा समान है मतलब आप समझ रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा समान होने का मतलब क्या है कि आपका 1/2 mv² होता है जी, 1/2 mv² होता है। तो देखो आप दोनों का बराबर है, इसका मतलब वेग बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वेग बराबर है। आपसे क्या पूछा है, कौन तेज गिर रही है। अब आप देखिए एक जन 5 किलो के हैं, आधा है तो एक जन डबल है। अब 5 को डबल करना है, 10 के बराबर करना है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुणा करना पड़ा होगा, और 2 से गुणा करना पड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसके वेग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप द्रव्यमान तो फिक्स होता है, द्रव्यमान आप बदल नहीं सकते। तो सीधा सा मतलब है 5 किलो वाली तेज गति से जा रही होगी, इसीलिए दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं। अगला देखो आप 44 क्या बोलता है, 44 बोलता है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। आप देखो ना कभी गोली वोली चलाए हैं, नहीं चलाए हैं, तो छोटा सा बच्चों वाला लीजिएगा और चलाइएगा। तो आपकी जो संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगा भैया, हो
किस में बदल जाएगा, तनिक बताओ तो। गतिज ऊर्जा में ना, गोली डाले हैं, गोली में आग लगेगी, फायर होगा, तो गोली की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी जो रासायनिक ऊर्जा है गोली के अंदर, अब वो गतिज ऊर्जा में बदलेगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अगर गति ना हो तो कोई मरबे ना करे, है ना, आराम से बच जाए। 45 नंबर क्या कहता है कि एक खींचे हुए, जब कुछ खींच दे स्थितिज ऊर्जा, इतना समझो, कोई भी चीज खींचे ना तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, छोड़ेंगे तो गतिज में बदल जाएगी। तो दरोगा पूछा है, दरोगा बाबू आई लव यू वाला में, ठीक है। आइए, एक मूवी है ना, कौन सा, क्या नाम है यार, बोला है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो बिहार दरोगा का पूछा है, ये 2019 का सवाल है। समझ लेना, बिहार में दरोगा बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए किस में हो जाएगा, छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला। चलिए अगला देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप देखो ना, 120 न्यूटन का भार है और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाएगा, तो कितना होगा भैया मेरे, W बराबर एफ एस होता है, W बराबर एफ एस होता है, तो कर दीजिए। तो आपका कितना हो गया, 120 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे क्या पूछ रखा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। प्रभु देखो क्या बोला है, संवेग को 3 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन क्या होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ई जो है वो समानुपाती होता है पी स्क्वायर के। अब आप देखो, संवेग को 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 गुना हो जाएगा, यानी ई मतलब के, है ना, के ई काइनेटिक एनर्जी, तो आपका 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी आपका जो के है वो समानुपाती किसके है, पी स्क्वायर। पी क्या है, संवेग है, तो पी की जगह 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगला है 48 वाला। इसमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऐसा पूछ रखा है। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है भैया, एक बांध में संचित किया गया जल, ये तो है, समझ रहे ना। एक संकुचित जल स्रोत, ये भी है। उसके बाद उठाया गया हथौड़ा, ये भी है। बहता हुआ पानी नहीं है, तो हमसे पूछा है नहीं वाला, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारी कुछ बातों से आपको आहत हुआ हो, हम कुछ भी बोल देते ऐसे निकल जाता है, तो थोड़ा सा आप माफ करिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन अधिक काम कर सकता है, जरा देखो तो आप, एक घूमता हुआ पहिया अधिक काम करेगा, कि बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम करेगी, कि गतिशील पत्थर करेगा, कि उठाया हुआ हथौड़ा करेगा। आप सिंपल याद रखो यार, केकरा से मारेंगे तो चोट ज्यादा होगा, तकलीफ बड़ी होगी। तो क्या घूमते हुए पहिया चला के मारते हैं, अभिमन्यु वाला वो देखे हैं, उठा के पहिया मारते हैं, तकलीफ उससे ज्यादा होगी। कि पत्थर यानी गोली से उड़ा दिया जाए, खोपड़ी खोल दिया जाए, तो तकलीफ ज्यादा होगी। कि गतिशील पत्थर यानी पाथर फेंक के मारे तो ज्यादा होगा, कि हथौड़े से मारे। तो सिंपल सी बात है, खोपड़ी खोल दीजिए, मार दीजिए, इधर का उधर चला जाए, है ना। मुंह में आप लगाइए, नाक के रास्ते धुआं निकालिए, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कि 50 नंबर का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो आप देखो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन लोग, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को ही क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो यांत्रिक हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा क्या होगा, जो ऊष्मा के द्वारा मिले। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश नाभिकीय कणों के द्वारा मिलेगा, नाभिक के द्वारा, तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला है आपका
51 क्या बोला है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। आप देखो जब आप काम करते हैं तो कौन सी ऊर्जा होती है बताएंगे आप। कोई कार्य कर रहे हैं शरीर के द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे महोदय ने एक थोड़ा सा ऑप्शन इसको बदल के देना था, पेशीय ऊर्जा। अब पेशीय ऊर्जा तो है नहीं, जब भी कोई मनुष्य कार्य करता है तो उसकी पेशीय ऊर्जा होती है, वो पेशियों के द्वारा कार्य करता है। ऐसा थोड़ी हम कहें कि काम हो जा तो काम हो जाए, हम बोले काम ना हो तो काम ना हो, हम कहें पत्थर उठ तो पत्थर उठ जाए, हम कहें बोरिया उड़ तो बोरिया उड़ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब देखिए पेशीय ऊर्जा होना चाहिए लेकिन पेशीय ऊर्जा नहीं है, तो अब हम कहाँ पे देखेंगे, स्थितिज और गतिज में देखेंगे। देखिए वैद्युत ऊर्जा तो हमारी ऐसा थोड़ी है कि 440 वोल्ट का झटका लगा है, तेरे को देखा तो ऐसा लगा कि 440 वोल्ट का झटका लगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, तुझको देखा तो पूरा परमाणु ही फूट गया, है ना, तो वो भी नहीं होगा, हटा दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा, तुझको देखा तो नैनो ने अभिक्रिया कर लिया, ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए। तुझको देखा तो कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ, स्थितिज हुआ, कहाँ हुआ, जहां होना था वो हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, है ना, 52 नंबर का सवाल है, और ये क्या बोल रखा है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 का एंगल बनाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा भैया। हो जब विस्थापन हो जाए 90 का, समझ रहे हो ना, तो आपका कार्य हो जाएगा शून्य, क्योंकि काश 90 का वैल्यू होता है 0 और W बराबर होता है FS कॉस थीटा। तो आप देखो 0 यानी काश 90 का वैल्यू 0, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए अगला। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। अभी तक हम इतना बड़ा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे मेंबर हमारे हैं, महज उनकी संख्या 5 ही है। आप छठवां बनना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक मेरे भाई, इतने लोग हमको पसंद करते हैं कि बस 5 लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको मैथ के, है ना, जीएस के, सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे हम डालते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। हाँ, अभी हमारे पास मेंबरों की संख्या अधिकतम 5 है, उसमें एक तो हम हो गए, 4 तो हमारे लोग हो गए। ठीक है, अगर आप छठवां बनना चाहते हैं तो आपका, है ना, एकदम हृदय की गहराइयों से स्वागत है, आइएगा, ज्वाइन करिएगा। चलिए मेरे भाई, देखिए तो 53 नंबर क्या बोलता है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे। तो आकार में जब परिवर्तन होगा तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इतना ध्यान रखेंगे। आपका जब भी आकार बदल जाए, रूप बदल जाए, स्वरूप बदल जाए, तो समझिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो कितना बढ़िया है। अगला सवाल क्या बोला है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। मेरे भैया ध्यान से देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल, या 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आ जाओ भैया, अब क्या बोला है कि जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है। लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, है ना, तो देखिए क्या होगा, दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होंगे और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाएंगे। अच्छा, फिर बोला है दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बोला है ए और बी दोनों सही है। फिर बोला है मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं। लोचदार का मतलब होता है प्रत्यास्थ। अगर कोई चीज टकराया, समझ लेना आप, दो प्रत्यास्थ वस्तुएं अगर एक साथ टकरा गई तो टकराएंगे तो विरूपित हो जाएंगे, ऐसे कुछ चपटा हो जाएगा, लेकिन फिर ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ध्यान से पढ़िएगा, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भैया, अगला सवाल देखिएगा। 56 क्या कहता है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। कार्य कैसा होता है, तो मेरे भाई कार्य क्या होगा, आप देखिएगा, जब कभी cos थीटा लग जाए
तो वो हो जाता है आपका अदिश राशि। इसको ध्यान रखेंगे। कहीं भी अगर cos थीटा हो जाए तो अदिश राशि और sin थीटा हो जाए तो सदिश राशि। तो आप देखिए बल का फार्मूला क्या होता है, एफ एस cos थीटा। तो cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। फिर बोला है 57 नंबर का है, किसी पिंड पर गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो गई है, यानी किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गई है, इसके नए संवेग का मान कितना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा ना 4 गुना हुआ है महोदय, और जब गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो संवेग है वो 2 गुना हो जाएगा, या फिर जो वेग है वो 2 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, तो समानुपाती होता है पी का स्क्वायर, या के समानुपाती होता है वी का स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, तो अगर हमको 4 चाहिए इसकी जगह, तो इसकी जगह 2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो 2 गुना था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। संवेग और द्रव्यमान दोनों की बात कर रखा है, तो बोला है गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m होता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m गतिज ऊर्जा। मेरे भैया ये बात याद रखिएगा कि पी स्क्वायर बट्टा 2m के बराबर होती है। तो ऑप्शन ये शायद आपको चौथा वाला दिख नहीं रहा होगा, तो चौथा वाला ही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर बट्टा 2m। आओ मेरे भैया अगला देख लेते हैं। अगला है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका वेग अधिक होगा। आप देखिए, जब कभी एक हल्का और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जो हल्का वाला है उसका वेग ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखिए द्रव्यमान अलग अलग है और आपका वेग ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ना वेग और द्रव्यमान एम भी का गुणनफल बराबर करना है, एम भी स्क्वायर का गुणनफल बराबर करना है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। अब ये तो आपका फिक्स दे रखा है, तो सीधा सा मतलब है हल्का वाला तेज होगा और जो भारी वाला है वो स्लो होगा। तो क्या पूछ रखा है कि किसका वेग अधिक होगा, भैया मेरे हल्के पिंड का वेग अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यही ना पूछा है, कुछ और पूछ दिया है। एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। अरे भाई रुक जाओ, संवेग के बारे में पूछा है, तो संवेग क्या होगा, भारी पिंड का संवेग ज्यादा होता है। तो संवेग पूछा है, अगर वो वेग पूछा होता ना मेरे भाई तो हल्के पिंड का हो जाता। देखिए संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, तो ये थोड़ा सा है ना गड़बड़ है, इसको हम मिटा दें। ठीक भाई, चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ जाइएगा, है ना, कि आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्या कहता है, 60 नंबर ये कहता है कि एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। एक ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो अब किसमें बल ज्यादा लगाएंगे। देखो ट्रक है और कार है, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, संवेग ज्यादा होगा, तो ट्रक को रोकने में तकलीफ ज्यादा होगी। तो क्या बोला है कि एक ट्रक एक कार एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन देख के जवाब देना है। कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी क्या, नहीं। ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी क्या, नहीं। दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी वाला हो जाएगा, कि जब दोनों पे ब्रेक लगाएंगे तो एक समान दूरी तय करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका उनका द्रव्यमान जो भी है ना, वो एक समान गति से चल रहे हैं। ठीक भैया, आ जाओ अगला क्या है। हो गया, ये तो हो गया, है ना। और ये है आपका 61 नंबर का सवाल है, और ये आखिरी है। आखिरी देखिए तो क्या बोल रखा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है या क्यों करता है। यानी अगर आप क्रिकेट खेले होंगे या देखे होंगे, तो जब तेज गति से कोई आता है, बॉल थ्रो होती है, तो पकड़ने के लिए हाथ को पीछे की ओर किया जाता है।
क्योंकि उसका संवेग कम किया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो संवेग कम करेंगे तो वही पूछ रखा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़िएगा, क्योंकि वह घबरा गया है। ना रे भाई ना, काहे घबराएगा, घबराता तू खेलता, गधा थोड़ी है। उसके बाद है क्योंकि उस इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। भैया लक्ष्य नहीं बनाना है, पीछे खींचने से लक्ष्य थोड़ी होगा, उसका है ना जो प्रभाव है उसको कम किया जाता है। फिर अगला है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे। यही बात सही है, यानी जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट को कम करना है, तो ये बात ठीक लग रही है। अगला है क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। ना भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल का प्रभाव कम करने के लिए हाथों को पीछे की ओर खींचा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाइएगा 62 नंबर का सवाल है, क्या कहता है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कॉइल मतलब समझ रहे ना आप, कॉइल लिखा है कॉइल, ये इस तरह का, ये वाली स्पाइरल स्प्रिंग, इसको कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ेगी कि घटेगी। आप देखिए जब कंप्रेस करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपको झटका मारेगी और आप फेंका जाएंगे, चले जाएंगे कहीं दूर पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। अब आइए आखिरी है और इसको देख लेते हैं मेरे भाई, आखिरी सवाल क्या है 63 नंबर का। आगे कुछ है, ये बस सवाल ही लगा हुआ है, चलिए छोड़िए, अब ये इसको 63 छोड़ ही दीजिए, है ना, इसका ऑप्शन ही नहीं लगा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। क्या बोला है कि किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती या गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, पसंद आए तो है ना आप अप्रिसिएट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक मेरे भाई, आप लोगों को जोड़िए भाई, हम आपसे हैं, समझ गए ना, हमारा वजूद आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम हैं तो आपकी वजह से हैं, आप हमें देखना बंद कर देंगे तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ठीक मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मदद करें, छोटा भाई समझ के कर लो भाई। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।